केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं पीजीआई के अंदर। पीजीआई में क्योंकि अनुसंधान चलते रहते हैं, सबको पता है, और पीजीआई एक ऐसा संस्थान है जिस पर उत्तर भारत के, चाहे जम्मू कश्मीर के लोग हों, हरियाणा के हों, पंजाब के हों, चंडीगढ़ के हों, उत्तर प्रदेश के हों, हिमाचल के हों, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता है। और कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में हो, पीजीआई ये माना जाता है कि अगर वो पहुंच गया तो उसके जो है प्राण बच सकते हैं। हाँ, आज हम पीजीआई के डॉक्टर पीवीएम लक्ष्मी जी से बात करेंगे, जो क्योंकि अनुसंधान चलते हैं, रिसर्चेज चलती हैं, उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं ये लोग, और इनसे बातचीत करेंगे विशेष रूप से कोविड की तीसरी लहर को लेकर। मैम, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। नमस्कार जी। मैम, कोविड की पहली लहर, दूसरी लहर, हमने तब भी पीजीआई के कई जाने माने डॉक्टरों से बातचीत की थी, तो आज आपसे कर रहे हैं। तो मतलब ये जानना चाहते हैं कि थर्ड जो वेव है, इसका बिहेवियर पहली और दूसरी से कैसे फ़र्क है? पहली और दूसरी में कि थर्ड वेव की फ़र्क इसलिए है कि पहली और दूसरी वेव थोड़ा स्लोली इंक्रीज हुए थे केसेस और धीरे धीरे नीचे आए थे। अगर पूरा वेव अगर देखा जाए तो वो 3 से 6 महीने के बीच का था कि 3 से 4 महीने, या बिगिनिंग टू एंड देखेंगे तो कि मे बी 5 महीने भी मान सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर वेव जो थर्ड वेव है वो पूरा इंक्रीज, केसेस शुरुआत होना और इंक्रीज होना और नीचे आना पूरा 1 महीने के अंदर अंदर ये सारे इंक्रीज और डिक्रीज हुए कि अब मैक्सिमम केसेस हमें पहले 2 वेव से भी ज़्यादा केसेस इस थर्ड वेव में दिखाई दिए, और वो रेस भी रैपिडली हुआ और रैपिडली हमें नीचे आ रही है। मैम, आपने पहली लहर, दूसरी लहर, वो दौर भी देखा। दूसरी लहर में जब ऑक्सीजन की दिक्कत आई, तब भी पीजीआई ने सबसे पहले हरियाणा या पंजाब के मुकाबले अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन के प्रबंध सबसे पहले हुए थे। इस तीसरी लहर में ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत पड़ी? तीसरी लहर में ऑक्सीजन रिक्वायरिंग वाले लोग कम थे कि प्रॉपर कोविड के वजह से, जैसे पहले दूसरी वे में हम देखे तो उसमें बहुत सारे लोग थे जिसके कोविड लंग हुए थे और जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और थर्ड वेव हम देखते हैं, थर्ड वेव में कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली काफ़ी कम लोगों में, जो नॉर्मल जो कुछ पेशेंट्स होते हैं जिसको कि कोविड ना भी होने के कारण ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट अभी भी है, बट कोविड के वजह से एक्सेस रिक्वायरमेंट इतना ज़्यादा नहीं है कि इस पर्टिकुलर वे में। मैम, तीसरी लहर में अगर शुरुआती दौर में माना जाए, पेशेंट्स की संख्या कितनी रहती थी? एक अनुमान, मतलब आपका, कोई आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, और आज कितनी है, कोई जानकारी हो तो? पहले जब हम तीसरी वेव जब शुरू हुई थी, अगर मैं एनएचई का नंबर्स देखती थी तो उस टाइम पे हमारा जब सेकेंड वेव ऑलमोस्ट नीचे आ गया था ना, हमारा लगभग 20 एक पेशेंट्स होते थे। आज के दिन पे हम वहाँ पे देखेंगे हमारा कि 100 या 100 के ऊपर केसेस है कि, लेकिन ये ज़्यादातर केसेस जो है वो कोविड जो है कि जैसे मान लीजिए कोई रोड एक्सीडेंट का केस आया, कोई इमरजेंसी में किसी और कारण से कि पेशेंट आया, उनको हमने टेस्ट किया तो कोविड मिला, उस तरह के केसेस ज़्यादा है। प्रॉपर कोविड के वजह से, कोविड के लक्षणों से जो एडमिटेड केसेस कम है। मैम, किस आयु पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव तीसरी लहर का देखा जा सकता है? तो अगर देखा जाए तो कि ये सारे आयु में कि ये सारे इक्वली अफेक्टेड है, लेकिन ये है कि हमारा टेस्टिंग अगर देखा जाए कि अगर घर में भी, अगर मान लीजिए कि आपका घर में 3 सदस्य को कोविड हुआ है और घर में बच्चे होते हैं, तो हमें पता है कि बच्चों को भी सिम्टम्स होते हैं, इनको भी कोविड ही हुआ है, क्यों टेस्ट करानी है कि हम ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक कर ले करके काफ़ी लोग बच्चों का टेस्ट नहीं करवाए थे। इस कारण अगर हम आंकड़े देखेंगे, आंकड़ों में हमें कम संख्या में बच्चे मिल सकते हैं, बट इसका कहना ये गलत होता है कि बच्चों में की कम है। बच्चे भी इक्वली अफेक्ट हुए थे, लेकिन टेस्टिंग बच्चों में कम हुआ है। मैम, पहली लहर 17 दिन का प्रोटोकॉल, तब एम्बुलेंस, पुलिस, मतलब एक तरह से पूरे उठर बजते हुए आते थे। लेकिन इस बार तीसरी लहर के दौरान ऐसा देखा जा रहा है कि ज़्यादातर होम आइसोलेशन में ही लोगों को रखा जा रहा है। इसलिए कि हमें सेकेंड वेव में और फर्स्ट वेव में हमें पता ही नहीं है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए बहुत स्ट्रिक्टली हमने सारे फॉलो किए थे। अगर जब तक हम फर्स्ट वेव में थोड़ा हमें नॉलेज बढ़ा है तो हम होम आइसोलेशन फर्स्ट वेव में ही शुरू किए थे, जो सेकेंड वेव में भी हमने होम आइसोलेशन की प्रोटोकॉल किया था। और अगर इस पर्टिकुलर लहर वेव में देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा लोग जो है वो माइल्डली सिम्टोमेटिक है, जिसको अगर आप देखा जाए तो कि मैं लगभग 2000 से ऊपर हमारा हेल्थ केयर वर्कर जो पॉजिटिव आए थे, उनको मैंने सिम्टम्स वगैरह हमने देखे थे, तो उनमें मैक्सिमम लोगों को बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन है, जिसको बुखार हुआ 1-2 दिन फिर ठीक हो गया,
फिर हल्का सा खांसी जुकाम, इस तरह के मैक्सिमम है कि बॉडी एक्स है कि, लेकिन बहुत ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये जनरल पॉपुलेशन में ये, अब हम पेशेंट्स का भी देखेंगे तो पेशेंट्स का भी क्वेश्चन यही होता है कि जब हम फ़ोन करते हैं तो हमें पता लगता है कि वो पीजीआई का स्टाफ नहीं है कि, लेकिन वो कोविड पॉजिटिव आते हैं। तो उनका ये होता है कि इनका कोई लक्षण नहीं है, आप कोविड कैसे कह सकते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों में कि कोविड जो है एसिम्टोमेटिक लोगों में भी कोविड पाया गया है। तो इसलिए लोगों को ये बहुत माइल्ड है तो हमें होम आइसोलेशन काफ़ी है, हमें हॉस्पिटल में दाखिल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैम, बतौर डॉक्टर, बतौर यहाँ रिसर्च सारी जो चलती हैं उन सब चीज़ों पर आपकी नज़र रहती है, वैक्सीनेशन के कारण भी तीसरी वेव जो है माइल्ड हुई? ये 100% हम वैक्सीनेशन को एट्रीब्यूट करना थोड़ा सा कि मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वैक्सीन एज सच सिवियरिटी कम करती ही है, बट हमारा वैक्सीन कितना इफेक्टिव है ओमिक्रॉन के अगेंस्ट वो कहना थोड़ा मुश्किल होती है, क्योंकि हमारा ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस भी काफ़ी लोगों में हुआ है। और दूसरा ये है कि इस पर्टिकुलर वे में ओमिक्रॉन में एज सच भी ये वेरिएंट बहुत माइल्ड है। तो 100% हम वैक्सीन को एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कुछ वैक्सीन का रोल होगा, कुछ स्ट्रेन अपने आप में भी माइल्ड है, ये दोनों मिक्स होके कि हमें इस वे में कि इफेक्ट काफ़ी कम मिलेगा। निसंदेह, क्योंकि आप लोग तो और भी जितने संस्थान हैं उन लोग के साथ संपर्क में रहते हैं, रिसर्चेस चलती हैं। चाइना ने अभी एक चर्चा आई है पीछे कि एक ऐसा वायरस और वहाँ पैदा हुआ है जिनमें 3 पेशेंट हैं, तो 3 पेशेंट में से जो एक पेशेंट की डेथ होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो ऐसे जो नए वेरिएंट आ रहे हैं उनकी सावधानी को देखते हुए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें पता है कि ये वेरिएंट नया है, वो वेरिएंट नया कौन सी लोकलाइज, अगर हमें अभी फ़िलहाल अभी जो न्यूज़ आ रही है वो चाइना की ही है, तो अगर चाइना को हमने क्लोजली फॉलो करनी चाहिए। अगर वो वेरिएंट सच में इतना मॉर्टेलिटी कॉज कर रहे हैं ये है, तो हमें इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, क्योंकि कि कोई भी नया वेरिएंट आती है तो वो इंटरनेशनल ट्रैवल के थ्रू ही एंटर करती है। अगर स्पेशली अफेक्टेड रीजन से जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आते हैं उनको हम स्ट्रिक्ट क्वारंटीन करना बहुत ज़रूरी है, और उनको टेस्ट कराना भी बहुत ज़रूरी है, और आफ्टर ए वीक की भी वो नेगेटिव हो तब भी हम उनको छोड़े। तो ये इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की पॉलिसी जो हमने गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है उसको स्ट्रिक्टली अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि अगर न्यू वेरिएंट को हम जहाँ पे है वेरिएंट वहीं पे अगर हम कंट्रोल करते हैं तो हमें कि काफ़ी मतलब हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। नए वेरिएंट को लेकर मैम, जिस प्रकार आप सख्ती की बात कर रहे हैं, किस प्रकार की सख्ती और की जा सकती है ताकि वेरिएंट अगर कोई इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर कर आ रहा है तो वो किसी और देश से जो भी पहुंचा है उसको सुरक्षित भी रखा जाए, उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और साथ के साथ आम लोगों तक वो वेरिएंट ना पहुंचे? तो उसका मेन क्वारंटीन है, क्वारंटीन पॉलिसी जो है हमारा वो स्पेशली जो अफेक्टेड, अगर अभी तो हमें पता नहीं है क्लियर कट कि कौन सा अफेक्टेड रीजन से, जैसे हमें थोड़ा सा नॉलेज हो जाती है कि जानकारी हो जाती है कि कहाँ कहाँ पे ये न्यू वेरिएंट है, वहाँ से कि खास करके उस एरिया से जो लोग आ रहे हैं उनको हम क्वारंटीन पे रखनी चाहिए, और उनको हमें टेस्ट करके देखनी चाहिए कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो उनकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग करानी चाहिए। जो हमारे अभी करंट प्रोटोकॉल में भी जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स है, एट रिस्क कंट्रीज हो नॉट एट रिस्क कंट्रीज हो, सभी को हमने ये बोला है कि जब इंडिया में आते हैं इर्रेस्पेक्टिव उनकी वैक्सीनेशन हुआ हो ना हुआ हो उनको क्वारंटीन पे रहनी है, और वो क्वारंटीन के बाद 1 हफ्ते बाद उनको कि कोविड की रिपोर्ट टेस्ट करवा के कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी है। मैम, कब तक इसी को हम कंटिन्यू करनी चाहिए, और खास करके कि होम क्वारंटीन कभी कभार हमें मॉनिटर करना मुश्किल हो जाती है, तो खास करके अफेक्टेड रीजन्स वालों को बिल्कुल ही ना छोड़े, हम उसके ऊपर सख्त नज़र रखें कि वो क्वारंटाइन ब्रेक ना कर रहे हो। मैम, जिस प्रकार से जो बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन कब तक आने की संभावना है? बच्चों की वैक्सीनेशन वो अभी रिसर्च हो रही है कि कुछ वैक्सीनेशन ट्रायल किया गया है बच्चों में, और उसमें कि सक्सेस भी पाया गया है। जैसे ही वो डीसीजीआई की अप्रूवल होगी, मतलब जल्दी ही हम बच्चों का वैक्सीनेशन भी शायद आ सकता है। तो पीजीआई भी उन संस्थानों में शामिल है जो इसकी ट्रायल कर रहे हैं? बच्चों में ट्रायल कर रहे हैं, पीजे भी एक संस्थान है कि वो मेरे कोलीग है डॉक्टर मधु गुप्ता, वो इन्वॉल्व है वैक्सीन ट्रायल्स के में, तो उनसे आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। तो
देखिए मैम ने जिस प्रकार से हमारे से कई मुद्दों पर बातचीत की और जो नया वेरिएंट आ रहा है उसको लेकर क्या सावधानियां रखनी चाहिए, विशेषकर इन्होंने कहा कि जो लोग बाहर से आए, विदेशों से आए, उन्हें पूरी तरह क्वारंटाइन करना चाहिए, उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए और 7 दिन के बाद दोबारा टेस्टिंग होनी चाहिए। इसके अलावा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों लहरों के बीच में क्या अंतर है, उस पर खुलकर उन्होंने पंजाब केसरी से चर्चा की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।